अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ISA 240 के वाले से। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, जिसके अंदर ये ISA 240 के वाले से रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की। उसके वाले से हम डिस्कशन करेंगे। ये सिनेरियो नंबर 1 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। उसके अंदर सबसे पहले कहता है डिस्क्राइब, वो कहता है डिस्क्राइब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशन टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अच्छा जी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशन टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर को जो डील करने वाला स्टैंडर्ड है वो ISA 240 है। इसका आंसर जो है हम अब ड्राफ्ट करेंगे, और ये जहन में रखना है कि ये 4 मार्क्स के लिए है, तो इसका आंसर सिर्फ 4 मार्क्स के लिए ही ड्राफ्ट करना है। अच्छा, अच्छा जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखेंगे इन रिलेशन टू डिटेक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट इस तरह करेंगे इसका आंसर, इन रिलेशन टू डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर द ऑडिटर मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ ISA 240। इतने लाइन लिखने से हमने ये बता दिया एग्जामिनर को कि हमें पता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, और इससे ये है कि ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है और एग्जामिनर जो है वो इसको कंसिडर करता है और मार्क्स ज़्यादा आता है। उसके बाद हमने मेन पॉइंट बताया इस सारे क्वेश्चन का, जो मेन सिनेरियो है, जो ऑडिटर का मेन फीचर होगा, जो ऑडिटर की मेन क्वालिटी होगी, इसको ऑडिटर की मेन क्वालिटी होगी जो कि इस सिनेरियो के अंदर फ्रॉड एंड एरर के अंदर वो होगा रिमेन स्केप्टिकल टू फ्रॉड एंड एरर। स्केप्टिकल है कि वो इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि फिनंशियल स्टेटमेंट्स आर आइदर फिनंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर और नॉट। अच्छा, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें लाजमी बात है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें इसको अलग-अलग करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स थे, इस वजह से मैंने उसको अलग-अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि ईजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इन डिटेक्शन की टर्म में, डिटेक्शन का मतलब है कि ऑडिटर ने जो फ्रॉड हो चुका है या जो फ्रॉड हो सकता है उसको डिटेक्ट कैसे करना है। तो डिटेक्ट करने का मुराद है कि उसको पकड़ना कैसे है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट असेस करेगा इनहेरेंट रिस्क को उस ऑर्गेनाइजेशन के, और अजीब कोई प्रीवियस इंस्टेंसेस जो हुई हैं फ्रॉड एंड एरर की उनको भी देखेगा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर, जहाँ फर्ज करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें करप्शन का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इनहेरेंट रिस्क होता है करप्शन का, हाई रिस्क होता है, और कोई प्रीवियस केसेस भी होंगे, और उनके कंट्रोल इन्वायरमेंट्स भी वीक होते हैं। तो इन सब को देख के ऑडिटर को अंदाज़ा हो जाएगा, डिटेक्ट करने में आसानी हो जाएगी रिस्क ड्यू टू फ्रॉड एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। अच्छा, फिर कंसिडरिंग मैनेजमेंट इंसेंटिव्स, वो देखेगा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंसेंटिव अवेलेबल हैं जो मैनेजमेंट को चाम प्रोवाइड करें फ्रॉड करने की, एरर करने की। जैसा फ़र्ज़ करें मैनेजमेंट को कहा हो जी कि आपके बोनसेस प्रॉफिट रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट कोशिश करेगी कि इस साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो बूस्ट हुए हों, बूस्ट शो हों फिनंशियल स्टेटमेंट में, ताकि उनके जो किसी फ्रॉड के ज़रिए, ताकि उनके जो बोनसेस हैं वो उनको अचीव हो सकें। अच्छा, उसके बाद इम्प्लीमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये ऊपर वाली जो 2 बातें हैं वो तो स्पेसिफिकली इसलिए हैं कि हमने एक तो ऑर्गेनाइजेशन को समझा, फिर मैनेजमेंट की अप्रोच को समझा। तीसरी जो बात आ रही है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हम अब क्या करेंगे। हम ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करेंगे स्पेसिफिकली फॉर डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड, मतलब हम अपना सारा फोकस करेंगे फ्रॉड एंड एरर की वजह से होने वाली मिस स्टेटमेंट्स को देखने के लिए। ये कुछ जो क्या कहते हैं प्रोसीजर्स हैं जो हम डिज़ाइन करेंगे, उनको मैंने आगे इधर हाईलाइट करके लिखा है, जैसे इंक्वायरिंग मैनेजमेंट अबाउट, मतलब कोई भी हमें बात सस्पिशियस लग रही है उसके बारे में हम सबसे पहले मैनेजमेंट को इंक्वायर कर सकते हैं। फिर इंटरनल ऑडिटर भी एक, जिसको कहते हैं, एक इदारा है जिसने इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, जो कि मैनेजमेंट की और सारे ऑर्गेनाइजेशन के कामों के ऊपर जो नज़र रख के बैठा हुआ है उनको सुपरवाइज़ कर रहा है, और उनके अंदर कोई डेफिशिएंसीज और उनके जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसकी नज़र में भी अगर कोई फ्रॉड एंड एरर होगा तो वो हमें भी ज़्यादा बेहतर बता सकता है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट इटसेल्फ। फिर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है
कि हम या तो इसको इसके कंपेटिटर के साथ कंपेयर करेंगे, या हम इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, या हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के हवाले से कोई अनयूजुअल बात है तो हमें पता लग जाएगा कि हम वो सस्पिशियस हो जाएगी ना, कि जो पिछले साल हमारी प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% है और इस साल हमारी प्रॉफिट ग्रोथ एकदम से 10% है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और कोई सर्कमस्टांसेस भी चेंज नहीं हुए और इंडस्ट्री के अंदर भी इतनी ग्रोथ नहीं आई। तो इससे हमें पता लगेगा कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से फ्रॉड या कोई एरर है, जिसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट है, रेवेन्यूज़ ओवर स्टेट हुए हैं, प्रॉफिट्स ओवर स्टेट हुए हैं, ये हमें पता लग जाएगा। फिर मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा जगह के अंदर मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर बेस करता है, और उसकी रीज़नेबलनेस को देखेंगे कि मैनेजमेंट वाकई रीज़नेबल बेसिस के ऊपर वो जो मैनेजमेंट की जजमेंट है, जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं, या जो चेंजेस किए हैं वो रीज़नेबल हैं कि नहीं है, या वो सिर्फ वो अपने इंसेंटिव बेस्ड हैं, या वो जो किसी फ्रॉड एंड एरर के लिए कोई रूट बनाती हैं या नहीं बनाती। फिर उसके बाद अगर हमें कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन नज़र आती है तो उसके बारे में हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा इंटरनल एनालिसिस से मैंने कहा वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, और फिर उसको इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिटर से, ये सारा कुछ। फिर उनसे भी इंक्वायर करेंगे जिन्होंने उन फिनांशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया, क्योंकि मेनली तो वो लोग हैं ना जिन्होंने रिपोर्ट किया। उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह थी कि आपने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ऐसे किया, इसको ऐसे रिपोर्ट किया, ताकि हम फ्रॉड को अच्छी तरह, फ्रॉड एंड एरर को अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकें। अच्छा जी, ये तो जो सारी बातें थी इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन थी। अब आगे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की जो बात है वो डिटेक्शन से आगे जाके, अब हम कहते हैं कि एक दफ़ा हमने डिटेक्ट कर लिया तो फ्यूचर के अंदर कोई रिस्क, फ्यूचर के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एंड ऑनर्स हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको हम तो मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन एंड विंडो ड्रेसिंग एंड फ्रॉड। देखिए, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो हम लाजमी बात है उनके साथ बात नहीं करेंगे। अगर हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं तो हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। हम फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ जाके बात करेंगे, जैसे FIA है पाकिस्तान के अंदर, है FIU है UK के अंदर। फिर उसके बाद ये है कि फिर ये भी हम देखेंगे कि हमने जो रिकमेंडेशंस दी हैं क्या मैनेजमेंट ने उसके रेलेवेंट, उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए। ये भी प्रिवेंशन के स्टेप के अंदर ही आता है, और अगर नहीं लिए तो फिर हमने इसके आगे फर्दर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे प्रिवेंशन और डिटेक्शन के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये इतना लंबा जितना मैंने लिखा है यहाँ तक, ये 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो हम इसको ज़रा शॉर्ट करेंगे। जिस तरह हम लिखेंगे कि इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड द intensity of FRAUD based on the level of manual involved and is either as state regulatory authority and also assess the adequacy and correctness of the response of the findings। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये हमने 4 मार्क्स के लिए जनरेट किया है। 4 मार्क्स के लिए हमने सबसे पहले बताया जी कि ये कौन से स्टैंडर्ड से रिलेट करता है। फिर स्केप्टिसिज्म जो है वो मेन ऑडिटर की क्वालिटी है जिसको वो लेके चलेगा। फिर उसने मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात की। फिर ये है कि हम ऑडिटर को ऑल्सो उसकी कंट्रोल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड को असेस करने के लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ रिस्क को भी देखना चाहिए। उसको आइडिया हो जाएगा उसको कि कितनी कितने चांसेस हैं फ्रॉड एंड एरर के यहाँ पे। और फिर उसको देखना चाहिए कि क्या फ्रॉड एंड एरर किसी इंसेंटिव की वजह से है, कोई मैनेजमेंट को इंसेंटिव वाली सिचुएशन पैदा हो रही है कि नहीं। फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिज़ाइन करेगा जिसके ज़रिए वो रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट देख लेगा। फिर ये है कि वो जब ये उसको डिटेक्ट कर लेगा तो फिर वो रिपोर्ट करेगा इसको, ताकि आइंदा कोई फ्रॉड ना हो, किसको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। अब रिपोर्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो रिपोर्ट उस लेवल को करेगा जो खुद इन्वॉल्व नहीं है। और रिपोर्ट पर इसी तरह मैंने बताया वो करेगा। और इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि फ़्रॉड की इंटेंसिटी क्या है। अगर बहुत हाई लेवल का फ्रॉड है जैसे एनरॉन के अंदर हुआ, तो वो जो है वो स्टेट रेगुलेटर्स को पता लगेगा ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और इसमें फिर कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात भी आ जाती है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ऑडिटर को इसको डिस्क्लोज़ करना पड़ा है, जिससे एनरॉन का केस था। ऑडिटर ने तो डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन अगर वैसा कोई केस है तो ऑडिटर को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा।
और फिर ये है कि लास्ट में उसने ये देखना है कि अगर उसने जो रिकमेंडेशंस दी हैं और जो फाइंडिंग्स हैं उसकी उसके मुताबिक क्या जो स्टेप्स लिए गए हैं वो एडिक्वेट हैं और करेक्ट हैं उसके मुताबिक। तो फिर यह है कि मुझे उम्मीद है कि 4 नंबर के लिए ये आंसर काफ़ी है। अगर ये तकरीबन 9 लाइंस का आंसर है, 4 मार्क्स थे, अगर 0.5 मार्क भी एग्जामिनर एलोकेट करे ईच लाइन के लिए तो मोर देन इनफ हो गया ये आंसर। ठीक हो गया जी, टाइम मैनेजमेंट के वाले से भी ठीक है और इसके अंदर हमारी पूरी बात भी डिस्कस हो रही है। ओके, तो आज के टॉपिक में से यही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।